अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारा एक नया कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है प्री CSS PCS BPSC FPSC इंग्लिश के नाम से, उस कोर्स का आज हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहली हमारी क्लास है। तो क्लास एक वीक तक ओपन ग्रुप में होगी और ट्रायल बेसिस पे होगी। उसके बाद अगर स्टूडेंट सेटिस्फाइड होंगे तो वो फ़ीस सबमिट करा के उसके बाद फिर वो पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, ज़रा कमेंट में मुझे बता दें कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, आवाज़ में इशू तो नहीं है। चलिए ठीक है, यूँ करते हैं कि 1-2 मिनट वेट करते हैं ताकि बाकी मेंबर्स भी ज्वाइन कर सकें। उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को ज़रा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सके, तो हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो चलें, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे और कोर्स हम ज़रा डिस्कस कर लें, कोर्स आउटलाइन क्या है और इस कोर्स को डिज़ाइन करने के पीछे मेन पर्पस क्या था, ये कुछ चीज़ें आज ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोर्स का नाम हमने रखा है और कोर्स के नाम का पहला ही वर्ड है क्या चीज़? प्री। ठीक है, प्री मीन्स बिफोर। प्री मीन्स बिफोर। अच्छा, फिर उसके बाद आपको नज़र आएगा प्री के बाद है CSS PCS BPSC FPSC इंग्लिश। राइट। अच्छा, अब देखें वो स्टूडेंट्स के जो CSS की तैयारी का इरादा रखते हैं, PCS की तैयारी का इरादा रखते हैं या BPSC के थ्रू कोई एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं उसका इरादा है, या फिर FPSC के थ्रू कोई
एग्ज़ाम है उसका इरादा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो या फिर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, अब उसमें बीपीएससी भी आ सकता है, उसमें पंजाब का पीपीएससी भी आ सकता है, सिंध का एसपीएससी भी आ सकता है और खैबर पख्तूनख्वा का केपीपीएससी भी आ सकता है, ठीक है। अब इस कोर्स को डिज़ाइन करने के पीछे मेन पर्पस क्या था? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वो जाते हैं, लाहौर जाते हैं किसी एकेडमी में तैयारी करिए, या फिर इस्लामाबाद जाते हैं, सपोज़ वो किप्स जाते हैं तैयारी करने के लिए, वो नोवा जाते हैं तैयारी के लिए, या फिर सपोज़ वो वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी जाते हैं तैयारी के लिए, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं तैयारी के लिए, तो जब उनसे मेरी बात होती है तो उनके माइंड में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वो क्या होता है? वो कहते हैं कि सर, हमें जो चीज़ पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स वहाँ के, वो हमारे सर के ऊपर से गुज़र रही होती है, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि सर, टीचर्स तो अच्छा पढ़ाती, लेकिन वो हमारे सर के ऊपर से गुज़र रही होती है। अब देखें, अब प्रॉब्लम क्या है, राइट? वो स्टूडेंट्स के जिनकी बेस जो है, ठीक है, वो वीक है, राइट? उनको उन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना पड़ता है, वो उन स्टूडेंट्स के साथ क्लास में बैठे होते हैं जिनकी बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए, अब पॉइंट ये है कि सपोज बलूचिस्तान से कोई स्टूडेंट सपोज जाता है नोवा या किप्स या वर्ल्ड टाइम्स, किसी भी एकेडमी चला जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं, ठीक है, मोस्टली कहाँ के होते हैं? पंजाब के, ठीक है। और हमें पता है कि पंजाब की स्कूलिंग काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। मैं उसको A+ कह देता हूँ। पंजाब की स्कूलिंग काफ़ी अच्छी होती है, तो हमारे स्टूडेंट्स जब वहाँ पर जाते हैं, अब देखिए, वहाँ पर एकेडमीज़ में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, राइट, वो क्या करते हैं? वो आप समझ लें कि जो हमारे बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो स्टेप 1 पे हैं, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो स्टेप 2 पे हैं, और जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो स्टेप 3 पर होते हैं, ठीक है। अब अगर एक बंदा स्टेप 1 पे खड़ा है और आप उसे कहते हैं कि आपने स्टेप 3 पर चढ़ना है, ठीक है, तो लाजमी बात है कि इस बंदे के लिए स्टेप 3 पर चढ़ना काफ़ी टफ होगा, राइट। हाँ, अगर आप स्टेप 2 वाले को कहते हैं कि आपने स्टेप 3 पर जाना है, तो उसके लिए निस्बतन क्या होगा? आसान होगा, राइट। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? पंजाब के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी स्टेप 2 पर हैं, उनके लिए स्टेप 3 का लेक्चर गेन करना, टीचर के पॉइंट्स को समझना, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स स्टेप 1 पर हैं, जब वो स्टेप 3 का लेक्चर सुनते हैं तो उनको मुश्किल लगता है। इसलिए नॉर्मली उनका यही होता है कि सर, वो पता नहीं इतना मुश्किल पढ़ा रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आती है। उसका रीज़न ये है कि ये स्टेप 1 और 3 के बीच में जो स्टेप 2 है वो असल में मिसिंग है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वो वहाँ पर जाते हैं तैयारी के लिए, तो उन्हें ये लगता है कि टीचर्स शायद कुछ मखसूस बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, जबकि टीचर्स जो है वो मखसूस बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते, वो अपने लेवल पे ही चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, हम लेवल 1 पे होते हैं और हम लेवल 3 को समझना चाहते हैं,
तो मेन डिफरेंस कहाँ पे है, लेवल 2 का है। तो इसलिए ये वाला जो कोर्स होगा आप यूँ समझ लें कि ये आप के लिए किस चीज़ का काम करेगा, स्टेज 2 का ये काम करेगा। ठीक है, यानी आप जब ये वाला कोर्स अटेंड कर लेंगे, इसके बाद आप यूँ समझ लें कि आपको स्पेशली इंग्लिश में, राइट, स्पेशली इंग्लिश में आपके किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लें, CSS उठा के देख लें, PCS, BPSC, FPSC, आपके कम से कम इंग्लिश का जो इशू है वो 50% तक रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स जब इस चीज़ को फॉलो करेंगे, स्टेज 2 को फॉलो करेंगे, उसके बाद अगर वो किसी भी एकेडमी में जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए चीज़ों को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर एक दफ़ा रोक लेते हैं। आखिर में मैं आपको 5 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए दूंगा। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। अच्छा देखिए, हमने कहा ना कि इसका नाम हमने रखा है प्री, यानी पहले, और BPSC, FPSC, CSS, PCS, इसके किसी भी एग्ज़ाम के इंग्लिश वाले पेपर्स की तैयारी के लिए ये कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। कोर्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कोर्स आउटलाइन को अगर हम एक दफ़ा देख लें तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रेंज लगेंगी। ठीक है, अब कैसे स्ट्रेंज लगेगी देखिए, हाँ, इसमें एक और चीज़ भी काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर अब CSS के लिए MPT देना पड़ता है। ठीक है, ये एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है CSS के लिए। वो कहते हैं कि MPT देना पड़ता है। MPT में इंग्लिश के कोई 50 to 60 क्वेश्चंस हैं, तो वो कहते हैं कि सर वो क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। अब CSS के एग्ज़ाम तो आप बाद में देंगे, पहले आपको ये स्क्रीनिंग टेस्ट यानी MPT आपको पास करना पड़ेगा। वो आप पास करेंगे तभी फिर आप CSS के एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो ये वाला जो कोर्स डिज़ाइन किया है ये स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग टेस्ट यानी MPT के लिए भी ये तैयारी करवा देगा। राइट, चलिए इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं। अब इस कोर्स में है क्या, देखिए, इस कोर्स को बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमारे पास जो पार्ट 1 है, राइट, वो है बेसिक ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, हमारे पास जो पार्ट 2 है, ठीक है, वो है अप्लाइड ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन में बेसिक ग्रामर हम कवर करेंगे और दूसरे पोर्शन में हम अप्लाइड ग्रामर और राइटिंग स्किल्स जो हैं हम वो कवर करेंगे। ठीक है, अब इस कोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक और रीज़न आपको बता दूँ। देखिए, कुछ 2 महीने पहले मैंने एक सेशन स्टार्ट किया था हेडमास्टर की पोस्ट के लिए, हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, इन पोस्ट के लिए। अब उसमें पॉइंट क्या था, उसमें पॉइंट ये था कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम हो रही थी किस चीज़ में, राइटिंग में। ठीक है, वो ऐसे तो लिख लेते, बाकी असाइनमेंट भी कर लेते, लेकिन उनको मेन इशू हो रहा था किस चीज़ में, राइटिंग में। यानी उनकी ग्रामर का मसला था, रिटन एक्सप्रेशन का मसला था,
तो फिर स्टूडेंट्स कहते थे कि सर आप ग्रामर पढ़ा दें। मैं उनको ये कहता था कि मैं आपको एसे और कॉम्पोजिशन पढ़ाऊँगा, मैं आपको ग्रामर कैसे पढ़ा दूँ। तो ये कोर्स उनकी वजह से भी मैंने डिज़ाइन किया है, ताकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, अब ज़रा इसका कोर्स आउटलाइन डिस्कस करते हैं। देखिए, कोर्स आउटलाइन में हमारे पास फर्स्ट जो पोर्शन है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था किस चीज़ का, बेसिक ग्रामर का, राइट। इसमें आपको कोई 20 पोर्शंस नज़र आएंगे। ठीक है, अब 20 पोर्शंस में आपके पास नाउन भी है, प्रोनाउन है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, प्रेपोजिशंस, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस, conditional sentences, punctuations, tag questions, modal verbs, tenses, active voice and passive voice, direct speech and indirect speech। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो बेसिक ग्रामर है नाउन से लेकर फिर आगे होते होते टेंसेस, फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर ये आकर कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स के माइंड में होगा सर ये नाउन, प्रोनाउन, ये चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, राइट। अब सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन क्या है, ठीक है, तो अभी कमेंट में मुझे 10-20 स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी उसकी जो डेफिनेशन है, जो उन्होंने रटा लगाई हुई है, वो मुझे सुना देंगे, राइट। कि सर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे पूछें कंसेप्ट के बारे में कि भाई नाउन का कंसेप्ट क्या है, तो शायद वो ना बता सके। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है, स्पेशली मैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स पीछे लगे हुए हैं किस चीज़ के, डेफिनेशंस के। ठीक है, उनको लगता है कि अगर उनको नाउन की डेफिनेशन आती है तो उनको ग्रामर आती है, अगर उनको प्रोनाउन की डेफिनेशन आती है तो उनको ग्रामर आती है। ठीक है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, राइट। अब देखिए, आप मुझे बताएं कि जब आप एफएससी या उससे आगे बीपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, एफपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कहीं पर आपसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, उनके डेफिनेशंस आपसे पूछते हैं? लाजमी बात है, वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछते, वो आपसे कंसेप्ट्स पूछते हैं। वो देखते हैं कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं, राइट। अब सपोज एक सिंपल सी पॉइंट मैं आपको बता दूं, वो आपको कह देते हैं कि अच्छा ये बताएं कि हमारे पास एक नाउन है, हम उसको कह देते हैं प्लास्टिक, ठीक है, या हम कह देते हैं वुड, ठीक है, या हम उसको कह देते हैं ग्लास। अब वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा बताएं ये कौन सी कैटेगरी है नाउन की। अब देखिए, अगर आपने कंसेप्ट्स पढ़े होंगे तो फिर आप इजीली बता सकते हैं कि अच्छा प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये तो सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। ठीक है, यानी ये यूज़ होते हैं क्या, एज ए मटीरियल। तो आप उसको बता सकते हैं कि ये मटीरियल नाउन है, राइट। अब देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बता दूं। सीएसएस में एक क्वेश्चन था कि दिस हाउस इज built of stones and
ब्रिक्स, राइट। अब ग्रामर में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि मटेरियल नाउन जो है वो हमेशा यूज होता है क्या, सिंगुलर, वो हमेशा यूज होगा एज ए सिंगुलर, राइट। अब देखिए स्टोन का प्लूरल बन सकता है, स्टोन्स, राइट। ब्रिक का प्लूरल बन सकता है क्या चीज, ब्रिक्स, राइट। लेकिन अगर आप स्टोन को यूज कर रहे हैं एज अ मटेरियल नाउन तो आप उसका प्लूरल नहीं लिखेंगे, आप स्टोन्स नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे स्टोन। ब्रिक अगर आप उसको यूज कर रहे हैं एज अ मटेरियल नाउन तो आप उसका प्लूरल नहीं लिखेंगे, आप उसका सिंगुलर लिखेंगे, ब्रिक्स नहीं बल्कि ब्रिक, ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि रूल ये है कि मटेरियल नाउन को आपने एज ए सिंगुलर यूज़ करना है। अब जब आप पढ़ने जाते हैं, राइट, तो वो आपको बताइए कि मटेरियल नाउन एज ए सिंगुलर यूज़ होगा, वो सिर्फ आपको इतना बताएंगे। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन कहते किसको है। जब तक आपका कंसेप्ट मटेरियल नाउन के बारे में क्लियर नहीं होगा, राइट, आप कभी भी इस रूल को नहीं समझ सकेंगे, राइट। सपोज आप गए हुए हैं, आई अगेन रिपीट, मैं ये बड़ी बड़ी अकेडमीज का जिक्र करता हूँ जैसे नोवा, ठीक है। अब वहाँ पर आप गए हैं, वहाँ पर टीचर हैं, कोई बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे होंगे वो आपको ये रूल समझाएंगे कि भाई मटेरियल नाउन एज अ प्लूरल यूज़ नहीं होता। अब अगर आप क्लास में उनसे खड़े होकर पूछेंगे कि अच्छा सर ये मटेरियल नाउन क्या होता है, तो एक तो लाजमी बात है बाकी क्लास वाले आपको यूँ हैरत से देखेंगे, पता नहीं आप कहाँ से उठ के आ गए हैं, ठीक है। और दूसरा टीचर भी आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई यार कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं तो जब आपको वो पता होगा तभी वो आपको बताएंगे कि मटेरियल नाउन एज अ सिंगुलर यूज़ होगा। अगेन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप बिल्कुल ग्रामर कवर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास ग्रामर के जितने भी पोर्शंस हैं 1 से लेकर 20 तक, हम इसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए हमारे नोट्स बिल्कुल भी डेफिनेशन बेस्ड नहीं होंगे, बड़े सिंपल से नोट्स होंगे। देखिए सपोज ये हमारे पास नोट्स है किस चीज़ के, ग्रामर के, राइट। इसमें आपको मिल जाएगा नाउन, फिर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, ये सारी नाउन की कैटेगरीज और उसके सामने हर एक के सामने एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब हम इनको पढ़ेंगे, राइट, तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको डेफिनेशन वाइज नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन नाउन को आखिर कॉमन नाउन कहते क्यों हैं, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन कहते क्यों हैं, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। तो जब आपको इनके कंसेप्ट्स का पता चलेगा तभी आप ठीक तरह से उसको जज कर सकेंगे। अच्छा, एक दिन में हम ये सारे कंसेप्ट्स पढ़ लेंगे। अब सपोज मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि सपोज काउंटेबल में स्टार, कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे जवाब दें कि मैं इसे काउंटेबल कहूँ या फिर अनकाउंटेबल कहूँ, ठीक है। ज़रा मुझे बताएं कि मैं इसे काउंटेबल कहूँ या अनकाउंटेबल कहूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रा आंसर दें।
अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स इसको काउंटेबल कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको अनकाउंटेबल कह रहे हैं, राइट। अब जब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम किसी चीज़ को काउंटेबल या दूसरी चीज़ को अनकाउंटेबल किन बेसिस पर कह सकते हैं, ठीक है, तो आप ठीक तरह से डिसाइड कर सकेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं काउंटेबल के बारे में, राइट, अगर आप किसी नाउन के साथ ए या एन यूज कर सकते हैं तो वो काउंटेबल है, राइट। आप किसी नाउन का प्लूरल अगर बना सकते हैं तो वो काउंटेबल है, राइट। या फिर अगर आप किसी नाउन के साथ कोई नंबर 1 2 3 4 अगर आप यूज कर सकते हैं तो वो काउंटेबल है, राइट, ठीक है। अब देखिए कैसे, अगर मैं कहूँ कि जो सूरज है, द सन, वो क्या है, वो एक सितारा है, इज ए स्टार, तो फिर आप कहेंगे सर स्टार के साथ ए लग गया, और आपने कहा था कि अगर ए या एन लगेगा तो वो क्या है, काउंटेबल, तो इसका मतलब स्टार क्या हुआ, काउंटेबल हुआ, राइट। अब स्टार का अगर मैं प्लूरल बनाना चाहूँ, मैं क्या कर लूँगा, एस लगा दूंगा और वो बन जाएगा स्टार्स, ठीक है, मतलब इसका प्लूरल भी बन सकता है। सो इट मीन्स ये क्या है, ये एक काउंटेबल नाउन। तो जब आपको इसका कंसेप्ट पता होगा ना, फिर उस बेस पर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मिल्क। अच्छा, क्या कभी आपने सुना है कि कहीं पे लिखा हो कि देयर इज आ मिल्क इन द जग, राइट? तो फिर आप कहेंगे नहीं सर, मिल्क के साथ तो आ नहीं लगता। अच्छा, क्या कभी आपने सुना है कि देयर आर मिल्क्स इन द जग? तो फिर आप कहेंगे नहीं सर, ना हमने आ मिल्क सुना है, ना हमने मिल्क सुना है। या फिर कभी आपने सुना है कि देयर आर 2 मिल्क्स इन द जग? तो फिर आप कहेंगे नहीं सर, ये मिल्क्स के साथ हमने नंबर भी नहीं सुना, तो इसका मतलब मिल्क क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। देखिए, ये असल में वो कंसेप्ट्स हैं कि जिनको समझने की स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो कंसेप्ट्स नहीं समझेंगे, ठीक है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक दिन नाउन को कंप्लीटली कंसेप्चुअली समझेंगे और फिर उसके अगले दिन हम क्या करेंगे, हम नाउन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ उन क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस के अगर मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता दूं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट्स, ठीक है। लेकिन नहीं, हमें 60 मिनट्स या इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हम सिर्फ आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर प्लस व्हाई इज़ दिस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है और अगर ये करेक्ट आंसर है तो क्यों है, ठीक है। ये वाई असल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इससे आपको पता चलता है किस चीज़ के बारे में, जस्टिफिकेशन, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर अच्छा जस्टिफिकेशन कैसे, तो देखिए हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं,
ठीक है। इसके दो मुख्तलिफ काम हैं। एक काम इसका ये है कि ये आपको बताएगा किस चीज़ के बारे में, पोजेशन के बारे में, ओनरशिप के बारे में, राइट। अब ओनरशिप कंबाइंड भी हो सकती है, ओनरशिप सेपरेट भी हो सकती है, ठीक है। अब आसिफ और असमत ने मिलकर कुछ गाड़ियां खरीदी। अब ये गाड़ियां सिर्फ आसिफ की नहीं है, सिर्फ असमत की नहीं है, बल्कि ये गाड़ियां क्या है, ये इनकी कंबाइंड ओनरशिप है, ये दोनों इसके मालिक हैं। तो जब कंबाइंड ओनरशिप हम यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ आखिरी नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर सेपरेट होगी, राइट, देखिए आसिफ असमत, आसिफ की अपनी गाड़ी है, उसका मालिक आसिफ है, असमत की अपनी गाड़ी है, उसका मालिक असमत है, राइट। तो अब ये सेपरेट ओनरशिप है, तो क्या होगा, आसिफ के साथ भी एपोस्ट्रॉफी वाला रूल अप्लाई होगा और असमत के साथ भी एपोस्ट्रॉफी वाला रूल अप्लाई होगा, राइट। ये रूल हमने समझा। अब फिर हम आएंगे इसके करेक्शन की तरफ। देखिए सेंटेंस नंबर 3, आई विजिटेड आसिफ एंड शाजियाज हाउस। एक घर है ना, तो फिर आप कहेंगे कि सर एक घर अगर होगा तो जॉइंट ओनरशिप होगी, और जब जॉइंट ओनरशिप होगी तो सिर्फ आखिरी नाम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस वाला आएगा, आसिफ के साथ ना एपोस्ट्रॉफी आएगी और ना ही एस आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको प्रॉपरली सारी जस्टिफिकेशन दी, इसलिए हम नाउन के कोई 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद जस्टिफिकेशन। अच्छा, नाउन जब हो जाएगा उसके बाद फिर हम प्रोनाउन पढ़ेंगे कंसेप्चुअली, फिर उसके बाद फिर प्रोनाउन की अलग से एक्सरसाइज होगी, वर्ब पढ़ेंगे उसकी अलग से एक्सरसाइज है, यानी हर पोर्शन की अलग अलग एक्सरसाइज होगी, ठीक है। ये तो हमारा हो जाएगा बेसिक ग्रामर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है किस चीज़ का, अप्लाइड ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का, ठीक है। जब आप ग्रामर वाले स्टेज से गुजर जाएंगे, जब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि नोट्स मेकिंग कैसे है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के जब आपने नोट्स बनाने वो कैसे बनाएंगे, डेटा कलेक्शन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, रिटन एक्सप्रेशन कहते किसको हैं, एक अच्छा रिटन एक्सप्रेशन होता कैसा है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, पैराग्राफ राइटिंग, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, एनालॉजी, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, सेंटेंस करेक्शन, वोकेबलरी बिल्डिंग, एग्जामिनर्स रिपोर्ट, टॉपिक सिलेक्शन, मॉर्फोलॉजी, और एक पोर्शन इसमें थोड़ा सा इंग्लिश से हटकर है, टैकलिंग द जीके पेपर, राइट। तो ये 14 पोर्शंस हमारे फिर पार्ट 2 में है। तो इन सब को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे टोटल कितने मंथ्स में, 2 मंथ्स में, राइट। और इसके लिए हमारी जो ट्रायल क्लासेस होंगी वो पूरा वीक होगी, 1 कंप्लीट वीक हम ट्रायल क्लासेस लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। टाइमिंग हमारी यही होगी 10 to 11। हाँ, इसमें जो नोट्स होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, प्लस जो आपकी एक्सरसाइजेज होंगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, राइट। तो फी इसकी कंप्लीट 2 मंथ्स की 6000, राइट। तो ये हमारा कोर्स होगा। सबसे पहले देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर सबसे पहले आप क्या करवाएंगे। देखिए, पहले हम बेसिक्स करते हैं, फिर उसके बाद हम एडवांस्ड की तरफ जाते हैं, राइट।
तो इसलिए हम सबसे पहले बेसिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम एडवांस्ड लेवल की तरफ जाएंगे, राइट। और हमारी क्लासेस 1 वीक होंगी ट्रायल वाली, इसी ग्रुप में होगी, ओपन ग्रुप में। उसके बाद जो फीस सबमिट करा देंगे उनके लिए एक अलग से ग्रुप है, अफ़गानी पश्तून नहीं, टाइमिंग होगी 10 से लेकर 11 तक। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, अदरवाइज टाइमिंग इज़ 10 to 11 PM, राइट। तो कल इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।